नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, यानी कि वो मुद्दे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे सामाजिक जीवन के लिए ताने बाने के रूप में हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मुद्दों को मैं लेके आया हूं आपके लिए 18 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य वो सामाजिक समसामयिक घटनाक्रम जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पूरे एकाग्र मन के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ, कॉपी पेन लेके बैठिए और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उसको आप नोट करते जाइए। तो आज की विषय सूची पर नजर लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम जो वायु गुणवत्ता की हम बात करते हैं तो वैश्विक वायु गुणवत्ता के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। यानी कि WHO ने जिन वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक का अध्ययन करने के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी किए कि किस स्तर का अगर किसी कणों में हम वायु का प्रदूषण होते देख रहे हैं तो उनकी जो मात्रा है या उनका जो एक मानक स्तर था उसमें कुछ कमी करती है। और उस कमी करने से होगा क्या कि देश के लोगों के लिए और पूरे विश्व के लोगों के लिए वायु जो प्रदूषक तत्व हैं उनसे रक्षा होगी और सरकारों को उनको उस स्तर तक लाना होगा जिससे पूरे क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। तो हम पूरे विस्तार पूर्वक इसके अध्ययन करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हाल ही में एक बहुत बढ़िया घोषणा की गई है, ठीक है, जिससे लगता है कि जो धारा 370 हटाई गई है उसका परिणाम भी ये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने की बात आई है कि अब जम्मू कश्मीर राज्य भी जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है उसे लागू करने वाला है। तो क्या उसके लाभ होंगे, अधिकार में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली हैं, तो उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे जनजातीय क्षेत्रों में मोती की जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए किसी राज्य की सरकार ने कंपनियों के साथ में एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है। तो क्या समझौता है, खेती कैसे की जाती है और किस तरह से ये आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये है आज की हमारी विषय सूची, यानी कि आज हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जुड़िए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय पर, यानी कि वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों की हम बात कर रहे हैं। अब दिशा निर्देश जारी कौन कर रहा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जो है वो इन दिशा निर्देशों को जारी कर रहा है। और इस दिशा निर्देशों के पीछे जो उनका कॉन्सेप्ट था, उनका जो उनकी संकल्पना थी, बहुत सारी रिपोर्ट जो आई जिससे दिन प्रतिदिन में जो प्रदूषण है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती जा रही थी। और 2005 के बाद से कोई नई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे। वर्ष 2005 में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे तो उन्हीं दिशा निर्देशों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि जो विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के लिए जो इन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि ये जो जितने गाइडलाइन जारी की जा रही हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित जो माहौल है उसको तैयार करने वाली हैं। और इसके पहले मैंने अभी बता ही दिया कि 2005 के बाद ये दूसरा ही अपडेट है। इतने दिनों के बीच में, मतलब लगभग 15 से 16 साल के अंतराल में कोई भी एक ऐसा अपडेट नहीं आया जो वैश्विक स्तर पर वायु की गुणवत्ता के लिए या वायु के प्रदूषण से संबंधित कोई चीज आई हो, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर क्या किया जा रहा है, दिशा निर्देशों में क्या किया जा रहा है। तो हम पाते हैं कि जो वायु प्रदूषक तत्व होते हैं उनकी अगर वायु में मात्रा के आधार पर उनका एक मानक तय किया जाता है कि अगर हमने कि भाई साहब अगर हमारे पास 1 बाल्टी पानी है, 1 बाल्टी में अगर हम आधा लीटर जो है मिट्टी का तेल या कोई दूसरा पदार्थ डाल देंगे तो ये प्रदूषित हो जाएगा। तो पहले हमने मान रखा था कि एक बाल्टी पानी जिसमें 5 लीटर पानी है उसमें अगर हम 1 लीटर कोई चीज मिला रहे हैं तब उसको हम प्रदूषित मानेंगे। ऐसा पहले का स्टैंडर्ड, मैं उदाहरण दे रहा हूं, इससे वैसा नहीं समझना। अब हमने इसको 1 लीटर की जगह कर दिया आधा लीटर कि 1 लीटर तो बहुत ज्यादा है। अगर आधा लीटर ही हमने अगर कोई प्रदूषक तत्व मिलाया उसमें तो हमारा जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा। इसी तरह जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने ये पाया कि पहले जिन मानकों पर हम प्रदूषक तत्वों को देख रहे थे कि इनकी मात्रा यदि ज्यादा हो रही थी तब कहीं हमारा वायु प्रदूषण हो रहा था,
लेकिन दिन प्रतिदिन की प्रगति के कारण है ना वायु प्रदूषित होती जा रही है। वाहनों के धुएं से, है ना, बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से, और पेड़ पत्तों को जलाया जाना, प्लास्टिक को जलाना, इन सभी के जलाने से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वायु का जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और जो वायु प्रदूषक तत्व हैं, हम ओजोन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें N2O की, या हम जो PM 2.5 या PM 10 की बात करें, तो इन 6 प्रदूषक तत्वों को जो है स्वास्थ्य संगठन ने अपने दिशा निर्देशों में लिया और इनकी मात्रा को इन्होंने कम किया है। कम से आशा ये है कि नेगेटिव, पहले अगर कोई स्टैंडर्ड 10 था तो उसे 5 कर दिया गया है, कोई 15 था तो उसे 20 कर दिया गया है, कोई 20 था तो उसे 15 कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया है कि अब कम मात्रा ही अगर वायु में मिलती है तो हम उसे ही क्या मान लेंगे, प्रदूषण मान लेंगे। तो ये यहां पर हम बात करें कि इनमें 6 प्रदूषक जो तत्व हैं जो वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं या वायु को प्रदूषित करने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन 6 में ही किया गया है। और इन्हें ही हम पार्टिकुलर मैटर यानी PM जो नाम कहते हैं वो इसी कहते हैं। तो PM 2.5 और PM 10 ये 2 प्रदूषक हैं। इनकी सांद्रता जो होती है वायु में उसके आधार पर ये प्रदूषित कर देते हैं वायु को। तो इनकी मात्रा को भी कम किया जा रहा है ना, मतलब इनका जो रेंज था पहले ज्यादा था, अब कम कर दिया गया कि इतने में भी अगर ये मिले ना वायु में तो हम उसको प्रदूषित मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ओजोन की बात करें हम, O3 की, तो ओजोन भी अगर वायु में सीधी सी मिल जाती है तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाती है, तो इसकी भी मात्रा में कमी की गई। अभी हम देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी एक वायु प्रदूषक तत्व है, इसकी बात करेंगे हम। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी वाहनों के धुएं से या जो हानिकारक पदार्थ बनने की जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो धीरे धीरे जाके वायु में मिलता है और पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर देता है। धुआं के रूप में जब पूरा क्षेत्र इसके आवरण में आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि एक दीर्घकालिक समय पर वहां पर अनेक बीमारियां जो होती हैं जिन्हें हम वायु प्रदूषण जनित बीमारियां कहते हैं वो आती हैं। अटैक की बीमारी बढ़ जाती है, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब एक बहुत हानिकारक लक्षणों के रूप में हम इन्हें पाते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें तो ये भी वायु प्रदूषक के तत्व के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये जो छह प्रदूषक तत्व थे इनके ही स्तर में कमी की गई है WHO के दिशा निर्देशों के तहत। तो अगर इस चार्ट को अगर हम देखें कि पहले क्या स्थिति थी अब क्या की गई, तो हमारे पास एक आंकड़ा रहेगा जब हम लिखेंगे अपने उत्तर को अपनी कॉपी में, या हम प्रीलिम्स में भी अगर हम बैठने जा रहे हैं और वहां पर भी हमें आंकड़ों से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो हमसे बन जाएगा। एक नजर डालते हैं कि इन 16 सालों में क्या बदला। पहले स्थिति 2005 की, उसके बाद 2000 स्थिति 2021 की। वैश्विक स्तर पे बात करें हम तो क्या है ये चीजें, ठीक है। PM 2.5 की अगर हम बात करें, यानी कि जो पर्टिकुलर मैटर कण है जो 2.5 के, जिनका माइक्रो क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में जिनकी आकृति होती है, जिनकी संरचना होती है, तो पहले तो इनका जो मानक था वो 10 रखा गया था, ठीक है, लेकिन अब कितना घटा दिया है, 5। इसको लेके आ गए 5 के लेवल पे कि 5वें स्तर तक ही अगर ये मिलते हैं तो ये हानिकारक हो जाते हैं, वायु प्रदूषण माना जाएगा, ठीक है। PM 10 की बात करें तो ये 20 था पहले, अब कितना कर दिया है, 15, यानी कि अब 15 कर दिया, 20 से कमा दिया गया है ऐसे, ठीक है। O3 की बात करें, ओजोन की, तो पहले ये कोई सेट नहीं था, यहां पर इसके मानक के रूप में कोई तय नहीं था कि कितनी ओजोन अगर वायु में मिलती है तो उसको प्रदूषित माना जाए, लेकिन अब यहां पर 60 रख दिया गया है, ठीक है। वहीं हम बात करें NO2 की, ठीक है, तो पहले 40 था, अब 10 कर दिया गया है। हम ये वार्षिक कर रहे हैं, हम 24 घंटे के लेवल पर नहीं देख रहे हैं, हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं इसमें हम ये सालाना देख रहे हैं, मतलब सालाना औसत के रूप में हम देख रहे हैं कि कितनी मात्रा होगी तो वायु प्रदूषित हो जाएगी इन तत्वों के माध्यम से, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो पहले ये 20 था, ठीक है, और अब कितना कर दिया गया, 40 कर दिया गया है ना।
और CO2 की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, वो अलग मामला है उसके लिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड या एक मानक के रूप में हम देख रहे हैं कि इतनी कमी की गई है, यानी कि स्वास्थ्य संगठन इस बात को लेकर सचेत है और ये जानता है कि धीरे धीरे वायु प्रदूषण एक बहुत हानिकारक रूप में देखा जाने वाला है समाज के लिए विश्व स्तर पर। तो उन्होंने जो वायु के प्रदूषण तत्व थे, जो कारक थे जिनके कारण वायु प्रदूषित होती है, उनके मानकों में कम किया गया और ये दिशा निर्देश जारी किए गए कि सरकारों की ये जिम्मेदारी होगी, देशों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन मानकों को अपने देश में तय करें, जिससे वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसे बेहतर किया जा सके। ये वैश्विक स्तर पर जो WHO थे उसने रिवाइज कर दिया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि क्या चल रहा, तो भारत में अपना एक अलग जो है वो उन्होंने बना रखा है गुणवत्ता के लिए, जिसे इंडिया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मानक कहते हैं। भारत के अंतर्गत ही भारत में जो वायु का शुद्धिकरण है, उसकी क्वालिटी की बात है, उसकी गुणवत्ता की बात है, इसको लेकर अलग मानक बनाए गए थे। तो इसमें अगर हम वार्षिक देखें तो पहले PM 2.4 जो था वो 40 रखा गया कि सालाना अगर 40 होगा तो हम वायु को प्रदूषित मानेंगे, ठीक है, और 24 घंटे में 60 ऐसी स्थिति थी। अगर PM 10 की बात करें तो ये 60 था, ठीक है। देखो कितना गुना अंतर है। अगर वैश्विक स्तर के हम मानक को देखें और भारतीय मानक को देखें तो बहुत अंतर है। और इसमें एक बात यह भी है कि जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, भारत के जो गुणवत्ता दिशा निर्देश की बात करते हैं, हम इसी को नहीं प्राप्त कर सके अभी। हम अभी इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे शहरों में जो हमने अपने मानक तय किए थे, हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाए, वहां तक भी अपनी वायु को प्रदूषित होने पे कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर पाए। तो वैश्विक स्तर के जो दिशा निर्देश आए हैं उनको लागू करना भारत के लिए अभी टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो अपने ही जो मानक हैं उनको प्राप्त करने में अधूरा है ना। NO2 की बात कर लें तो इसके लिए 40 रखा गया, SO2 की बात करें तो ये 50 है। यानी कि यहां पर हम ये पाते हैं कि जो 6 प्रदूषक तत्व हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इनके जो भारतीय मानक हैं और जो WHO ने मानक तय किए हैं, बहुत अंतर है ना। 10 गुना 15 गुना के लगभग जो है वो यहाँ पर हमें बढ़ोतरी दिख रही है। तो दिशा निर्देश यही जारी किए गए हैं, आपको ये आंकड़े तय रखने हैं। ये टेबल को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब भारत में प्रदूषण की स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि हमें भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा समझना, वैश्विक स्तर पे हम समझ चुके हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बना है भाई, ठीक है। और अभी जो अनुशंसित स्तर की हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा ना कि 40 है, 60 है, 80 है, लेकिन वहां 10 है, 5 है, 15 है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। ग्रीन पीस जो एक NGO है उसका एक अध्ययन आया और उसने ये बताया कि वर्ष 2020 में नई दिल्ली जो था ना, वहां PM 2.5 की जो औसत मात्रा थी वो बहुत अधिक मात्रा में यहां पर दिल्ली को प्रदूषित उसने पाया, यानी कि उस मानक तक वो पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। लगभग 17 गुना के लगभग उन्होंने औसत एवरेज जो है वो इसका पाया है, ठीक है। वहीं हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के विशेषज्ञों की बात करें तो ये कह रहे हैं कि भारत की 95% से अधिक आबादी, भारत की 95% से अधिक आबादी है उन क्षेत्रों में रहती है जहां का प्रदूषण का जो स्तर है वो WHO के जो निर्देश थे 2005 के उनसे भी अधिक था। अभी कम किया उसकी बात नहीं कर रहे। ये जो स्टडी आई थी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की, ये तो सीधा आरोप लगाता है कि 95% भारतीय आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां WHO की पुरानी गाइडलाइन, पुराने दिशा निर्देशों के तहत भी मानक तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत की स्थिति कहां पहुंच गई है। WHO के 2005 के जो मानदंड थे उनकी तुलना में बात करें तो भारत ने क्या किया, अपने यहाँ पे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक बनाए, लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इन दोनों के मान में एक बहुत बड़ा अंतर है और शायद ही भारत इतने जल्दी वहां तक पहुंचे। अगर एक रिपोर्ट की और हम बात कर लें, 2020 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अगर हम देख लें, विश्व वायु गुणवत्ता अगर रिपोर्ट के बारे में अध्ययन देखें तो हम ये पाते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि भाई साहब देखो, स्विस संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, 2020 में। और इसमें यह पाया कि भारत
यानी कि भारत जो है, अगर भारत के शहरों की हम बात करें तो विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर हैं, यानी कि विश्व के 30 जो शीर्ष प्रदूषित शहर हैं, उनमें भारत के 22 प्रदूषित शहर हैं। सोचिए अब हम कहां जी रहे हैं, कैसी वायु वाले वातावरण में हम जी रहे हैं, जबकि आर्टिकल 21 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है शुद्ध वातावरण में रहने का। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की बात को देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि हम कितने बड़े जहरीले वातावरण में अपने समाज को रखे हुए हैं। यानी कि हमें वायु प्रदूषण की चिंता नहीं है, हमारी सरकारों के द्वारा उठाए गए कदम अभी तक सक्षम नहीं है कि हम वायु प्रदूषण को रोक सकें। ये रिपोर्ट कह रही है 30 वैश्विक स्तर के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर हमारे भारत के उसमें सम्मिलित है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है। ठीक है, दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताती है ये रिपोर्ट। अब लो, और ये तो हम लोग देखते हैं ना, दिल्ली हाईकोर्ट निर्णय देता है जब दिवाली आती है कि फटाके नहीं फोड़ोगे, 8 से 9 बजे तक ही फटाके फोड़ोगे। इतने अटपटे और इतने मतलब सोचने समझने लायक भी नहीं होते, ऐसे मामलों पर सरकारों को फटकार लगाई जा रही है। व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो भी प्रदूषण को कम करे। हम बीएस मानक जो वाहनों की बात की जा रही थी, या डीजल से चलने वाली गाड़ियां, पुरानी डीजल वाली गाड़ियां थी, उनको बंद करने की बात आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये कदम प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए, लेकिन तात्कालिक लाभ की अपेक्षा दीर्घकालिक लाभों पर या दीर्घकालिक कदमों पर अगर प्रयास किया जाएगा तो निश्चित हम कर पाएंगे। लेकिन अगर इन रिपोर्ट की बात करें तो हमारे लिए शर्मनाक है ये रिपोर्ट कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानियों में हमारी भारतीय राजधानी दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित है। शहरों की अगर हम बात कर लें, मतलब इसके बाद की बात करें तो ढाका है, ठीक है, फिर उलान बटोर है, ठीक है, जो मंगोलिया की राजधानी है, फिर काबुल है जो अफगानिस्तान, और कतर की दोहा। लेकिन हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य की हम बात कर रहे थे तो दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित बनाया। ठीक है, वहीं हम बात करें गाजियाबाद जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। मतलब भारत का एक ऐसा शहर भी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरा प्रदूषित शहर है, और दिल्ली को तो हम बता ही चुके हैं इस रिपोर्ट के तहत। तो ये जो मामले हैं, इसीलिए ये रिपोर्ट के जो गुणवत्ता सूचकांक के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि आगे की राह जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि हमने अपने ही बनाए गए जो मानक हैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं हम। तो अचानक से इतने कम निचले स्तर तक जो लेके आए गए हैं मानक, उनको प्राप्त करने में अभी हम लोग बहुत पीछे रहेंगे। और इसके पीछे एक और वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो दिशा निर्देश आए हैं वो बाध्यकारी नहीं है किसी भी देश के ऊपर। और जब कोई चीज बाध्यकारी नहीं होती तो सरकारों का जो रुख है उनके ऊपर बहुत निम्न स्तर का होता है। ठीक है, नया दिशा निर्देशों के निहितार्थ अगर हम देखें कि इनके आगे की चीजें क्या होंगी या इनके फायदे क्या होने वाले या भारत के साथ क्या होगा, तो हम पाते हैं कि वायु गुणवत्ता के जो नया दिशा निर्देशों का अर्थ क्या है, तो पूरे भारत को वर्ष के अधिकांश के लिए प्रदूषित क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, हालांकि WHO क्या कह रहा है कि जब से WHO ने आगे बढ़ने की बात की है, दुनिया की 90% से अधिक आबादी उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां 2005 के जो प्रदूषण मानक थे उनको पूरा नहीं किया गया। ये WHO खुद बात करता है। और वही है ना, सरकारें ध्यान ही नहीं दे रही। अपने यहाँ के उनके वायु गुणवत्ता सूचकांक या उनके दिशा निर्देश अलग हैं, वो अपने स्तर पे अपने देश में प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो यहां तक नहीं हो पाएगा। नए मानकों की अगर भारत की बात करें तो जो उनके वायु की स्वच्छता की या सुरक्षित बनाने की जो बात की जा रही है उसे बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले उसे अपने मानकों को पाना है। ठीक है, और नए दिशा निर्देशों का लागू करने की व्यवहारिकता की बात करें तो संदिग्ध है, क्योंकि भारत सहित दक्षिण एशिया जैसे भू जलवायु क्षेत्रों को चुनौती देने की बात है कि यहाँ की जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती होगी। हालांकि WHO के वही दिशा निर्देशों का बाध्यकारी नहीं होना भी एक बहुत बड़ी कमी है इसके लिए, कि अगर आपने कोई चीज लाए, बहुत अच्छी चीज लाए देश के लिए, विश्व के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है, हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ मामला था, और वो अगर बाध्यकारी नहीं है तो राज्य सरकारें हो या देश की सरकारें हो या विश्व के स्तर पे कोई संगठन हो, उस बात को हल्के में लेगा। वो सोचेगा हाँ भाई दिशा निर्देश जारी तो किए हैं, मानना नहीं मानना हमारी बात है। पापा ने कह दिया तुमसे
कि रात को 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और बाहर पार्टी वार्टी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये नियम बाध्यकारी नहीं है। तो घर के बड़े तो जा सकते हैं, छोटों के लिए ये बाध्यकारी बना देंगे। तो ऐसे स्थिति है कि जो रसूखदार देश होंगे वो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो वहां पर प्रदूषण बढ़ता जाएगा। हालांकि हम उनकी तुलना अपने देश से ना करें, हमें अपने देश के लोगों की और हमारी स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए कि हमें अपने देश के लिए या देश की सरकारों के लिए इसमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे आज के दूसरे विषय की, यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006। और ये चर्चा में क्यों आया, महत्वपूर्ण क्यों है ये। हमने पिछले क्लास में कई बार वन अधिकार अधिनियम 2006 की चर्चा की, लेकिन हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर राज्य की जब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो अब पहले 370 का धारा लगने के कारण यहाँ पर जो केंद्र के बहुत सारे कानून थे उनको लागू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 था, उसको लागू करने का जो फैसला लिया गया है वहाँ के राज्यपाल के द्वारा या वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा, तो इससे क्या होगा कि जो 14 लाख की आबादी है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य की लगभग 14 लाख जनजातीय वनवासी जो आबादी थी, उसको वन अधिकार अधिनियम के तहत सुरक्षा मिलने वाली। वन लघु उपजों की मामले की सुरक्षा हो, स्वयं की पंचायतों की ग्राम पंचायतों के लिए अपना शासन चलाने की अधिकार की बात हो, या उनके स्वामित्व की जमीन की बात हो जिससे उन्हें बेदखल ना किया जा सके। तो एक बहुत बड़ी आबादी के समूह को इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में जो है बहुत सारे अधिकार जो है प्राप्त होने वाले हैं, और एक सरकार का एक सराहनीय और बहुत महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। अगर हम थोड़ा सा वन अधिकार अधिनियम के बारे में देखें कि जो वन अधिकार अधिनियम था वो 2006 में लाया गया था, ये तो सबको पता है। ये डेट तो आपको याद रखना, प्रीलिम्स में कई बार पूछी जा सकती है कि वन अधिकार अधिनियम 2, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 2006 में इस अधिनियम को अधिनियम किया गया था। ये क्या था, बहुत दिनों से वनों में रहने वाली जो पारंपरिक वनवासी जनजाति थी या जो अनुसूचित जनजातियां जो वनों में निवास करती हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत जो थी, उनके कल्चर यानी कि उनकी पूरी संस्कृति से संबंधित जो बातें थीं या उनके जो वन भूमि पर अधिकार थे, उनको मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियम लाया गया था। ठीक है, यहां से। और इससे क्या हुआ कि जो अनुसूचित जनजातियों की हम बात करें, जिन्हें हम शॉर्ट में FDST कहते हैं, या पारंपरिक वनवासी जनजातियों की हम बात करें जिन्हें हम OTD-FD भी कह लेते हैं, तो इनकी जो आजीविका या इनकी जो खाद्य सुरक्षा थी उसको सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम लाया गया था कि अगर वनों की उपज है, अगर उसको बेचते हैं तो आजीविका हो जाएगी, और जो खाद्यान्न की स्थिति है, जो कंदमूल फल या जितनी भी औषधियां वहां पर मिल रही हैं, उससे इनकी खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा हो जाएगी। ये उनके अधिकारों की बात कर देती है, और जिस क्षेत्र पर वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र पर अधिकार किए हुए हैं, वहां पर उनको स्वामित्व प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार से हम वन अधिकार अधिनियम को जानते थे। ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम की प्रवृत्ति और सीमा निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। जिस तरह से पंचायती राज में ग्राम पंचायत में अन्य लोगों को अधिकार हैं, उसी प्रकार से ये जो अधिनियम था या इसके विस्तार का जो अधिनियम साथ में आया, जिसे पूसा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस अधिकार के तहत पे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो वन ग्राम के रूप में इकाइयां बनाई गई, वहां का पूरा प्रशासन इनके अधीन किया गया। जंगल में कोई सरकारी अगर वनोपज है, उसका पट्टा किसी को दिया जाने लगा है, तो वो वहाँ की जो वन समिति है, जो वहाँ के ग्राम पंचायत है, जो वन ग्राम है, उसकी ग्राम सभा से अनुमति ली जाने की, उनको सत्ता का संचालन के रूप में छोटी इकाई के रूप में यहाँ पर बतलाया गया था। तो वन अधिकार अधिनियम से वो जनजातियों को या पारंपरिक वनवासी समूह जो था, उनकी खाद्य सुरक्षा, उनकी जो स्वामित्व की बात थी, ये अधिकार उनको प्रदान किए जाने थे। लेकिन वन अधिकार अधिनियम 2006 है, वो जो प्रमुख 4 अधिकार प्रदान करता है, उनकी आज थोड़े से अच्छे से चर्चा कर लें हम। कि सबसे पहले इसमें जो अधिकार की बात की गई है वो है शीर्षक अधिकार या स्वामित्व का अधिकार, हम जिसे कह सकते हैं वन अधिकार या स्वामित्व का अधिकार जिसे हम कह सकते हैं। ये क्या करता है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं या जो पारंपरिक वनवासी हैं, उनको अधिकतम 4 हेक्टेयर, याद रखना इस बात को ध्यान से सुनना, कि अधिकतम 4 हेक्टेयर, जो अधिकतम जो 4 है, 1 मिनट,
अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि जो है वो वनवासियों को प्रदान की जाएगी, उनको पट्टा दे दिया जाएगा और उनके स्वामित्व की मान ली जाएगी। लेकिन ये कब कि कम से कम जो उनकी पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां हैं, या उनका जो संबंधित परिवार है उन पे बहुत विगत वर्षों से खेती करता आया हो। ऐसा नहीं कि खेती कहीं कर रहे थे, कोई दूसरी जमीन दे दी। जिस जमीन को वो जोत रहे थे, जिस पर अपनी फसल उपजा रहे थे, वो अगर उनकी 2-3 पीढ़ियां उस पर काम करते आ रही हैं, तो ये जो 4 हेक्टेयर भूमि है, जिसकी अधिकतम सीमा कितनी है 4 हेक्टेयर, उनके स्वामित्व में दे दी जाएगी। वन अधिकार अधिनियम के तहत उनका मालिकाना हक हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। इसके बाद अधिकारों का उपयोग करें, ये दूसरा अधिकार था इसमें। तो निवासियों को लघु वनोपज या चारागाह क्षेत्र की जो बात थी उससे निकालने की बात की गई थी कि अगर वो क्षेत्र है तो वहां पे चारागाह यानी कि पशुओं को चारण की बात हो, या वहां से निकलने वाली वनोपज उस पर भी जो वनवासी लोग हैं या जो प्रमुख जनजातीय समूह हैं उनका ही अधिकार होगा। तो ये 2 अधिकारों के तहत ये बात की गई। तीसरा था राहत और विकास के अधिकार। तीसरे हेडिंग के रूप में था राहत और विकास के अधिकार। क्या देखते हैं, वन सुरक्षा के लिए जो प्रतिबंधों के अधीन लेके आए गए थे उसमें अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन या बुनियादी सुविधाओं के मामले की बात की गई कि यदि कोई जंगल का क्षेत्र सरकार के द्वारा किसी सामाजिक कल्याणकारी कार्य के लिए, जो राज्य के लिए और जनता के लिए भले का हो, यदि वो जमीन को लिया जा रहा, वहां पर कोई नया प्रोजेक्ट लगाया जा रहा, तो यहां से विस्थापन करने के लिए अनुमति की जरूरत होगी। साथ में जनजातीय समूहों के लिए अगर आप विस्थापन कर रहे हो तो उनके पुनर्वास की आपको योजना बनानी पड़ेगी। अगर आपने किसी इस क्षेत्र से बेदखल करने की योजना बनाई है तो जबरन तो कर ही नहीं सकते हो आप, उनका अधिकार है। लेकिन आप ऐसा कोई सामाजिक कल्याण या सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम जो राज्य के लिए और सरकारों के साथ साथ समाज के लिए भी भले का है, अगर उसके लिए जैसे डैम बनाना है, ठीक है, सिंचाई सुविधा के लिए, बिजली के लिए अगर डैम बनाना है, उस क्षेत्र में डूब क्षेत्र में जंगल आ रहा है और वहां पर वन अधिकार अधिनियम के तहत कोई आदिवासी समुदाय अपना जीवन यापन कर रहा, तो पहले उसके पुनर्वास और विस्थापन की आपको अच्छे से योजना बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो आप इस बात को? यानी कि आप किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से अगर बेदखल कर रहे हो तो उसे सब कुछ है। यहां पर राहत और पुनर्विकास और उसके विकास की बात की गई है, तो एक अधिकार यह भी प्राप्त हुआ जनजातियों को। फिर था वन प्रबंधन अधिकार। ठीक है, किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जीवित, संरक्षण या प्रबंधन जो करने का अधिकार था वो इसमें शामिल था कि जो पारंपरिक रूप से या टिकाऊ रूप से जो उपयोग किया जा सकता है वनों का, या संरक्षण करने के लिए अन्य जो भी काम किए जा सकते हैं, वो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो आदिवासी पारंपरिक आदिवासी समुदाय होगा या जो अनुसूचित जनजातियां होंगी उनको ये अधिकार प्राप्त होंगे। और अब ये सारे के सारे अधिकार विभिन्न राज्यों से होते हुए पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की जो एक लगभग 14 से 15 लाख आबादी है उसको निश्चित ही इन अधिकारियों का लाभ होने वाला है। और जो जनजातीय समूह थे या पारंपरिक आदिवासी समुदाय है जो वनवासी समूह के नाम से जाना जाता है, तो जब उनको स्वामित्व की जमीन मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि जब जब व्यक्ति को उसकी जमीन से, उसकी पैतृक स्थानों से बेदखल किया जाता है या जबरन उसे अधिकार नहीं मिलते, तो वो क्या करता है? विद्रोह करता है। अगर हम नक्सलवादी आंदोलन को देखें तो नक्सलवादी आंदोलन ही इसी की उपज था कि उनकी भूमियों से बेदखल किया जाने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से जनजातीय समूहों के या वनवासी समूहों के जो अधिकार हैं वो बहुत हद तक उनको प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अगर इस कदम के महत्व की हम बात करें, ठीक है, क्या होगा, तो जब हम संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं जिनमें जनजातियों के उत्थान और उनकी राजनीतिक भूमिका की या उनके द्वारा प्रबंधन की बात करते हैं हम क्षेत्रों पर, तो उनको अधिकार मिले थे। उसी आधार पर अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी हम देखें तो ये 5वीं और 6ठी संविधान की जो अनुसूची थी उसी के तहत उसका विस्तार हो गया ही है, वन अधिकार अधिनियम। ठीक है, उसी के विस्तार के रूप में देते हैं। और जब अधिनियम है तो मतलब सख्ती से लागू किया जाना है, राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों को हम बात करें तो जो ही कि वन अधिकार ना मिलने के कारण जो नक्सल आंदोलन था वो भी जनजातीय समूह जो अलगाव आ रहा था उसके पीछे की वजह ये थी कि उन लोगों के जो अधिकार थे उनको मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब अधिनियम लाया गया तो लोगों को अधिकार प्राप्त हुए
और अनधिकार प्राप्त होने के कारण समुदायों में, जनजातीय समुदाय में एक विश्वास की भावना जो है वो पनपी है। तो आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर वन शासन को प्रजातंत्रीकृत करने की क्षमता है इसमें। जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों की हम बात कर रहे थे, वन अधिकार के तहत ग्राम सभाओं में जो वनवासी लोग हैं उनकी जब भूमिका बढ़ती है और अपने क्षेत्र पर प्रबंधन या प्रशासन करने की उनको स्वतंत्रता मिलती है, तो वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि लोगों को अपने जंगल का प्रबंधन स्वयं मिल जाता है। और अगर लोगों को अपने जंगल का प्रबंधन स्वयं मिलता है तो वो जो स्थिति है उसको लेकर बहुत बेहतर कार्यक्रम करते रहते हैं और अपनी जमीन के विकास के लिए सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो नए वनों को लगाना, क्योंकि उनको अपनी आजीविका के लिए, अपने पालन पोषण के लिए अच्छी औषधियाँ भी चाहिए, अच्छे खाने पाने फल चाहिए, आम हो गया, अमरूद हो गया, या अपने आजीविका के लिए बांस वाले वनों को लगाकर वो अपने जो हम जिनको कहते हैं कि टाट पट्टी वाली चीज़ें बनाने लगे, या फ्लावर डेकोरेशन की वस्तुएं बना रहे हैं, बांस की सोफ़ा सेट बना रहे हैं, या अन्यत्र जो चीज़ें हैं उनसे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वन अधिकार अधिनियम उसे हमने देखा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे विषय की, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो मोती की खेती के लिए जो समझौता किया गया है इसके। ठीक है, हाल ही में हमने देखा कि जो ट्राइफेड है, अब ट्राइफेड क्या है भाई साहब, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो जनजातीय समूह हैं उनकी सहकारिता समिति के रूप में ट्राइफेड को हम देखते हैं कि ट्राइफेड जनजातीय समूहों के द्वारा जो भी उपजातीय आदिवासियों के द्वारा जो भी चीज़ें प्रोडक्ट की जाती हैं उनके व्यापार के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आदिवासी इलाकों में ये मोती की खेती को बढ़ावा देने वाला है और इसने क्या किया है, इसने झारखंड की पुट्टी एग्रोटेक के साथ एक समझौता किया है, मतलब करार किया है कि हम मोती की खेती को कैसे बढ़ाएं। तो आइए समझते हैं कि मोती को खेती को बढ़ाने के लिए इसने जो समझौता किया है वो क्या किया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि जो मोती की खेती के लिए झारखंड की जो पूर्ति एग्रोटेक के साथ समझौता किया गया है सरकार का, उसमें क्या क्या बातें हैं। अगर हम समझौते की बात करें तो जो पूर्ति एग्रोटेक है, ठीक है, इसने मोती के विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के साथ साथ बेचने की बात की गई है, समझौता किया जाएगा। साथ ही 141 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स ये खोले जाएंगे जहां से मोतियों को बेचा जाएगा, यानी कि जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उनके माध्यम से तो बेचा जाएगा, साथ में 141 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट जो हैं उनके द्वारा पूर्ति एग्रोटेक के माध्यम से मोतियों का जो विपणन है, व्यवसाय है, जो उनकी मार्केटिंग है वो की जाने वाली है। साथ ही अगर बात करें पूर्ति एग्रोटेक की, है ना, पूर्ति एग्रोटेक की हम बात करें तो इसका जो सेंटर को जो है ना वन धन विकास केंद्र क्लस्टर के रूप में, यानी कि BDVKC के रूप में विकसित करने की बात की गई है। और ये जो BDVKC जो होगा ना, ये प्रशिक्षण या कौशल उन्नयन के लिए काम करेंगे आदिवासी समुदाय को, उनको सिखाएंगे कि कैसे मोती की खेती की जाती है। और बड़े आसान से जिन आदिवासियों की पानी के केंद्रों तक पहुंच है, यानी कि समुद्री तट पर हैं या बड़े बड़े तालाबों के नज़दीक हैं, तो वहां पर इनकी अगर मीठे पानी के पानी तक पहुंच है या खारे पानी तक, तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा किसके माध्यम से, वन धन विकास केंद्र क्लस्टर के माध्यम से। ठीक है, और झारखंड में ऐसी तरह के 25 जो हैं BDVKC केंद्र विकसित करने की योजना बनाई गई है इस समझौते के तहत। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा आदिवासी लोगों। वही मैंने बताया कि ये कौशल नयन और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे आदिवासियों को क्या है, सीख मिलेगी। प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल वर्धन हेतु सुविधाएं जो स्थापित करने का काम है कौन करने वाला है, BDVKC। लेकिन ये सारा का सारा जो समझौता है वो ट्राइफेड के माध्यम से किया जा रहा है। अगर ट्राइफेड के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप याद रखना कि 1987 में इसको जो है जनजातीय मंत्रालयों के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, साथ ही 13 जो क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं। ठीक है, किसके, ट्राइफेड के 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो वहां से ये इसका संचालन चलता रहता है। और नई दिल्ली में जो इसका मुख्यालय है, मुख्य काम क्या करता है, वही लघु वनोपज जो होती है उसका विपणन और उसके प्रबंधन का काम है
ठीक है, खुदरा व्यापार के रूप में ये काम करता है ट्राइफेड। तो उसी के माध्यम से ये समझौता किया गया और समझौते में हमने देखा कि 141 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स बनाए जाएंगे कि और जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, सभी दूर इन मोतियों को क्या है बेचने का माध्यम किया जाएगा। कस्तूरी का प्रजनन और मोती का जो विकास व्यापार है वो एक बहुत टिकाऊ व्यापार है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आदिवासियों द्वारा आसानी से अभ्यास करके इसको सीखा जा सकता है और सिखाने का काम जो करेगा वो कौन से केंद्र करेंगे, VDVK से आदिवासी जो केंद्र है वो करेंगे। अगर मोती की खेती के बारे में देखें तो देखो कितने प्यारे लगते हैं मोती, इस तरह की सीप होती है उसके अंदर मिलते हैं और ये जीवित जीव है, यानी कि एक जीव के अंदर जो है मोती उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। ठीक है, दुनिया का एकमात्र ऐसा रत्न है, ठीक है, जो किसी जीवित प्राणी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कस्तूरी और मसल्स जैसे जो मोल्स्क होते हैं, है ना, वो इनको कीमती गहनों के रूप में उत्पादित करते हैं जिन्हें लोग प्राचीन काल से पसंद कर रहे हैं। ये बात आप भी जानते हो, मोती की कितनी डिमांड होती है। ठीक है, मोती कस्तूरी सुसंस्कृत मोती का उत्पादन दुनिया के कई देशों में जो है चल रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर मीठे पानी के मोती की बात करें हम, तो मीठे पानी के जो मोती होते हैं या मीठे पानी के जो मसल्स का उपयोग किया जाता है ना, उससे अधिक मोती उत्पन्न होते हैं। और खारे पानी के मोती की अपेक्षा जो मीठे पानी का मोती होता है उसकी चमक 10 गुना अधिक होती है और जब उसे बाजार में बेचा जाता है तो उसका पैसा भी या जो दाम होता है वो भी, है ना, ऑर्गेनिक होस्ट है मसल्स। इसलिए मोती खारे पानी के कस्तूरी द्वारा बनाए गए लोगों की तुलना में 10 गुना बड़ा हो सकता है मीठे पानी का मोती। यानी कि मीठे पानी की जहां पहुंच होगी, है ना, जिन स्थानों पर मीठे पानी के मसल्स के तहत अगर मोती बनाया जाए, मोती की खेती कराई जाएगी सीप के माध्यम से, तो वो अधिक बड़ा होगा और उसकी चमक भी अधिक होगी और बहुत बड़े बृहद स्तर पर आदिवासी समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा थोड़ा सा देख लिया जाए। ये पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा आ रहा है, अगर हम विश्लेषण करें इस चीज का कि अगर कोई चीज आई है, लागू की गई है, तो क्या लाभ देगी। तो लाभ की अगर हम बात करें तो किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जाएगी। किसानों की जो आय की बात करें हम, तो जिन किसानों की जो खेती है या अन्य चीजें हैं जो जलवायु पर निर्भर हैं, यानी कि आमतौर पर जो इनकी आय होती है, आमतौर पर जो आय है वो जलवायु के प्रभावों के कारण होती है। अगर कहीं बारिश अधिक हो गई, बाढ़ आ गई तो फसल नष्ट, अगर बारिश नहीं आई तो सूखा। लेकिन जिस प्रकार अगर हम मोती की खेती की बात करें तो उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है, मतलब इन कारकों को पूरी तरह से स्वतंत्र है और अधिक लाभ देने वाली है मोती की खेती। तो निश्चित ही धीरे धीरे जो आदिवासी किसान हैं उस क्षेत्र के, उनकी आय जो है वो बढ़ने लगेगी, सीधा प्रभाव होगा। उनको निर्भर ही नहीं है ना कि बाढ़ आ गई तो पानी हो गया, पानी हो गया, फसल नष्ट हो गई, या पानी गिरा ही नहीं तो अकाल आ गया। बस पानी तक उनकी जो पहुंच है, सुलभता होनी चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल है खेती, मोती की खेती पर्यावरण अनुकूल है भाई। मछली को रहने के लिए आवास प्रदान करती है जिससे प्रजातियों की विविधता में सुधार आती है। ठीक है, मछली भी जो है वो जीवों को खाती रहती है, पानी बहुत सारा रहेगा तो मछली भी रहेंगी, एक पंथ दो काज हो रहे हैं। वहीं जल शोधन का कार्य, फिल्टर फीडर सीप जो होती है वो जल को शुद्ध करने का कार्य करती है और एक अकेला सीप दिन में औसतन 15 गैलन पानी को शुद्ध करता है। यदि आपका जो तालाब जिसमें खेती कर रहे हो उसमें अगर जल खराब भी है और अगर सीप है उसमें, तो वो ऑटोमेटिक ही अपने से स्वतः ही उस पानी को शुद्ध करती है। तो शुद्ध पानी का प्रयोग फिर आपके कछार में आप सब्जी लगा लो या अन्य कोई वस्तुओं का, अन्य कहीं उस पानी का प्रयोग कर लो तो वो आपका फायदेमंद हो जाएगा। तो जल शोधन में भी काम करेगी। ठीक है, और भारी धातुओं को एक जगह इकट्ठा करता है ये वाला जल, हानिकारक जो प्रदूषक होते हैं उनको हटा देता है। तो एक फायदा आपको यह भी मिलेगा। और जब जब जनजातीय मंत्रालयों के द्वारा आदिवासी समूहों के लिए कोई अच्छा प्लान आया जाता है, कोई अच्छी योजना लाई जाती है, तो निश्चित ही वह उस समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है और साथ ही उनकी आजीविका के जो संसाधन होते हैं उनमें बढ़ोतरी और वृद्धि करने का काम करती है। तो आज इसी के साथ हमने अपनी तीनों विषय की अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूं आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है, आपके मन में कोई प्रश्न है इस क्लास को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट कर दीजिए। आने वाले वीडियो पे मैं आपको यहाँ पर आपके जो भी डाउट होंगे वो दूर कर दूंगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।